Hello dear students, today I'll be talking about fermentation technology, which is a topic from 5th unit of your syllabus. So let's start. Fermentation. What is fermentation? It is a metabolic process that utilizes microorganisms in order to obtain high value product. What it means, it is such a process which makes use of microorganism to convert a substrate into a product of high quality. For example, conversion of grape juice into wine in presence of Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae is nothing but yeast. That yeast is used to convert grape juice into wine, and wine is a product of high value. Now coming to the types, there are 4 types of fermentation. First, the production which involves production of biomass. Second, production of extracellular metabolites. Third one is production of intracellular components, and fourth one is transformation of substrate. So coming to first, production of biomass. In this fermentation process, viable cellular material like yeast is fermented. मतलब क्या होगा, इस टाइप के फर्मेंटेशन प्रोसेस में थोड़े से अमाउंट ऑफ यीस्ट को लेंगे और उसको फर्मेंट करके बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ और अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ यीस्ट का प्रोडक्शन करेंगे. इसीलिए यहाँ बोला है वाइबल सेलुलर मटेरियल लाइक यीस्ट और प्रोडक्शन ऑफ बायोमास. नाउ कमिंग टू प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट. फर्मेंटेशन प्रोसेस को एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट्स जैसे कि विटामिन और पेनिसिलिन के प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है. देन प्रोडक्शन ऑफ इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट्स. इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट्स जैसे कि कैटालेज, एमाइलेज, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, इन सारे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है. इसीलिए इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फर्मेंटेशन. देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट. इस फर्मेंटेशन टाइप्स में क्या होता है, सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म किया जाता है प्रोडक्ट में. ऊपर ही मैंने एग्जांपल बताया, कन्वर्शन ऑफ ग्रेप जूस इनटू वाइन. सो दिस इज अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट. बहुत सिंपल सी चीजें हैं. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, fermentation process. This diagram shows a schematic representation of typical fermentation process. एक typical fermentation process में क्या क्या होता है उसका पूरा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. यहाँ देखते हैं, ये लिखा हुआ है स्टॉक कल्चर. स्टॉक कल्चर मतलब जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज करना है उसका कल्चर, स्टॉक कल्चर. उस स्टॉक कल्चर में से थोड़ा सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेंगे और उसको डालेंगे शेक फ्लास्क में जहां पर थोड़ा सा मीडिया होगा, ताकि यहाँ पर जो स्टॉक कल्चर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था वो फर्दर एक ऑप्टिमम अमाउंट तक ग्रो कर सके. स्टॉक कल्चर से यहाँ पर शेक फ्लास्क में लिया और नया कल्चर प्रिपेयर किया. माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा स्टॉक कल्चर से कैसे शेक फ्लास्क कल्चर बनाते हैं, इसीलिए मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जा रही हूँ. उसके बाद इस शेक फ्लास्क में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फर्दर ग्रो किया जाता है एंड दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एडेड इनटू सीड फर्मेंटर. अब ये सीड फर्मेंटर क्या है? Seed fermenter is a fermenter where the cells reach their required volume and density before they are transferred to the production fermenter where they are grown to a particular density. मतलब ये seed fermenter क्या है? ये एक ऐसा छोटा सा फर्मेंटर है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनकी डेंसिटी बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है. और एक बार जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड वॉल्यूम और डेंसिटी पर पहुंच जाते हैं तो उनको फिर प्रोडक्शन फर्मेंटर या बड़े फर्मेंटर में ट्रांसफर कर दिया जाता है. तो यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल
मीडियम रॉ मटेरियल्स, उसके बाद मीडियम फॉर्मुलेशन एंड मीडियम स्टरलाइजेशन। जिस भी मीडिया में शेक फ्लास्क के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर करना हो, उस मीडिया का यहाँ पर पहले प्रिपरेशन होता है और उसके बाद में स्टरलाइजेशन। वंस द मीडिया इज स्टरलाइज्ड, then the microorganisms from shake flask is transferred to this seed fermenter। अब इस सीड फर्मेंटर में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने रिक्वायर्ड वॉल्यूम और डेंसिटी को पहुंच जाते हैं, तो फिर उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रोडक्शन फर्मेंटर में। और इस प्रोडक्शन फर्मेंटर में क्या होता है, फर्मेंटेशन मीडिया होता है। फॉर एग्जाम्पल पिछले सेक्शन में देखा था, ग्रेप जूस का एग्जाम्पल मैंने बताया था। अगर हमें ग्रेप जूस से वाइन बनाना है, तो इस प्रोडक्शन फर्मेंटर में क्या होगा, ग्रेप जूस होगा। और ग्रेप जूस में हमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करना है, यीस्ट ऐड करना है। तो यीस्ट यहाँ पर सीड फर्मेंटर में यीस्ट को हम फर्दर ग्रो करेंगे और उस यीस्ट को, उस मीडिया को ला करके कहाँ पर डाल देंगे, प्रोडक्शन फर्मेंटर में। इस प्रोडक्शन फर्मेंटर के अंदर में ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ग्रेप जूस प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस को अलाउ करेंगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, यहाँ पर जो कल्चर फ्लूइड है उसको कलेक्ट करेंगे और सेल्स को सेपरेट करेंगे। यीस्ट सेल को वहां से सेपरेट कर देंगे और यहाँ पर सेल फ्री सुपरनेटेंट, उस सेल फ्री सुपरनेटेंट से फिर प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन करेंगे, वहां से वाइन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि इस सुपरनेटेंट में बहुत सारी चीजें हैं, खाली ऐसा नहीं है कि इसमें वाइन है, यहाँ पर सेल है, उसके साथ साथ और दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करेंगे एंड देन प्रोडक्ट विल बी पैकेज्ड। दिस इज schematic representation of typical fermentation process. Now coming to fermenter or bioreactor. The container, the closed container where the process of fermentation is carried out is called fermenter. Fermenter is a closed container with adequate arrangement for aeration, agitation, temperature and pH control, and drain or overflow vents to remove the waste biomass of cultured microorganism along with the products. एक ऐसा क्लोज कंटेनर होता है फर्मेंटर, जहां पर सारे अरेंजमेंट होते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में किन किन चीजों की जरूरत होती है एक आइडियल फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए? वहां पर प्रॉपर एरेशन होना चाहिए, प्रॉपर एजिटेशन होना चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए उस मीडिया का, जो भी फर्मेंटेशन मीडिया है उसका पीएच कंट्रोल होना चाहिए। प्रोडक्ट को निकालने के लिए वहां पर से प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें एक फर्मेंटर में जरूरी होती हैं। Then it is a device in which a substrate of low value is utilized by living cells or enzyme to generate a product of higher value. As I have told earlier, that it is such a process in which microorganisms convert a product of low value into a substrate of low value into a product of high value. Extensively used for fermentation, waste treatment, food processing. This is the size range of fermenters. Then coming to construction of a fermenter. This is a basic industrial aerobic fermenter. Aerobic fermenter मतलब जहां पर एरोबिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैरी आउट किया जाएगा। फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो दो तरीके का हो सकता है, एरोबिक फर्मेंटेशन भी हो सकता है और एनारोबिक फर्मेंटेशन भी प्रोसेस भी हो सकता है। एनारोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस में हमें एयर की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो एरोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है वहाँ पर प्रॉपर हमें एयर सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत होती है। Here you can see, this is the picture of a typical aerobic fermenter. ये पूरा एक फर्मेंटेशन वेसल है, देखिए यहाँ पर ये जो शाफ्ट है, ये देख रहे हैं, ये शाफ्ट है,
इस शाफ्ट में मोटर लगा हुआ है और इस शाफ्ट से इम्पेलर अटैच्ड है। ये जो देख रहे हैं ये इम्पेलर्स है। ये इम्पेलर्स इसलिए लगे हुए होते हैं ताकि इस फर्मेंटेशन मीडिया, यहाँ पर जो भी हम फर्मेंटेशन मीडिया लेते हैं उस फर्मेंटेशन मीडिया की प्रॉपर मिक्सिंग हो सके। तो इस शाफ्ट के ऊपर ये इम्पेलर जो है वो रोटेट होता है और जो सबस्ट्रेट होता है यहाँ पर या जो फर्मेंटेशन मीडिया होता है along with the microorganism उसको प्रॉपर तरीके से वो मिक्स करता है ये इम्पेलर। यहाँ पर देखिए ये कूलिंग वाटर जैकेट है। इस कूलिंग वाटर जैकेट से कूल वाटर पास किया जाता है ताकि यहाँ पर अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है इस देखिए फर्मेंटेशन मीडिया है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा। फर्मेंटेशन प्रोसेस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि हीट भी जनरेट होते हैं और अगर बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रहा है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो यहाँ फर्मेंटेशन मीडिया में प्रेजेंट हैं उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो उसको कूल करने के लिए यहाँ पर कूलिंग वाटर जैकेट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए स्टीम का ये वेंट है। यहाँ पर जो फर्मेंटेशन मीडिया है उस फर्मेंटेशन मीडिया को फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू होने के पहले हमें स्टरलाइज करता होता है। तो प्रॉपर स्टरलाइजेशन के लिए हम यहाँ पर स्टीम यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये स्टीम का वॉल्व या यहाँ पर स्टीम का एक ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पीएच कंट्रोल। यहाँ जब भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है उस समय पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसके अलावा वो कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स या अदर प्रोडक्ट्स भी जनरेट करते हैं जिसके कारण से इस फर्मेंटेशन मीडिया का पीएच चेंज हो सकता है। और हर एक फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए एक ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर्ड होता है। अगर ये पीएच, इस मीडिया का पीएच बढ़ जाता है, if the pH of the media during the process of fermentation rises, then it may be harmful. That's why this pH is necessary to maintain throughout the process. अगर इस मीडिया का यहाँ पर pH अगर कम होता है तो उसमें बेस डाला जाता है और जो पीएच है अगर ज्यादा हो गया तो उसमें एसिड डाल करके पीएच कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर एक पीएच कंट्रोलर है। वैसे ही यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी एक टेम्परेचर कंट्रोल होता है, क्योंकि जिस तरीके से एक फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए ऑप्टिमम पीएच की जरूरत होती है उसी तरीके से हर एक फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उस ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक टेम्परेचर कंट्रोलर भी लगा हुआ होता है। यहाँ पे देखिए जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हमें हार्वेस्ट के लिए यहाँ पर एक हार्वेस्टिंग वेंट बना हुआ है। ये हार्वेस्टिंग का यहाँ पर ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ पर ये बेफल्स हैं। दिस आर दी बेफल्स। बेफल्स क्या होते हैं, मेटलिक स्ट्रिप्स होते हैं जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में वॉर्टेक्स फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। जैसे जैसे ये यहाँ पर देखिए ये इम्पेलर है, प्रॉपर मिक्सिंग करने के लिए इम्पेलर रोटेट होगा, गोल गोल वो घूमेगा। तो जब ये इम्पेलर रोटेट होगा तो यहाँ पर वॉर्टेक्स फॉर्मेशन की चांसेस होंगे और अगर वॉर्टेक्स फॉर्मेशन होता है तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती। तो उस वॉर्टेक्स फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर छोटे मेटेलिक स्ट्रिप्स लगे हुए होते हैं जिनको कि बेफल्स कहते हैं। इसके बारे में और डिटेल में मैं आगे सब्सिक्वेंट सेक्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन आई विल बी टेलिंग यू। Construction of fermenter or bioreactor. Since most industrial fermentation process is aerobic, the construction of a typical aerobic fermentation is following. Cooling jacket, अभी मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं कूलिंग जैकेट और क्या उसका यूज है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एरेशन एंड एजिटेशन सिस्टम। जो फर्मेंटेशन मीडिया है जो फर्मेंटेशन के अंदर प्रेजेंट है उसको प्रॉपरली मिक्स करने के लिए और एरोबिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है तो वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए एरेशन और एजिटेशन सिस्टम का प्रोविजन होता है।
In a fermenter with a high molecular population density, there is tremendous oxygen demand by the culture, but oxygen being poorly soluble in water hardly transfers rapidly throughout the growth medium. जहां पर भी एरोबिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है और वहां पर हाई माइक्रोबियल पॉपुलेशन है या डेंसिटी है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एट अ टाइम बहुत सारे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एंड बिकॉज ऑक्सीजन आर पुअरली सॉल्युबल इन वाटर, it is hard for them to rapidly transfer throughout the media. That's why a proper aeration system and agitation system is needed. So what is the meaning of this aeration system and agitation system? I'm going to explain you in the next slide. The following components of the fermenter are required for aeration and agitation. दो चीजें जरूरत होती है, एक एजिटेटर होता है और दूसरा होता है स्पार्जर। एजिटेटर जिसको कि इम्पेलर्स भी कहते हैं। हम आते हैं एजिटेटर में या इम्पेलर में। एजिटेटर्स आर रिक्वायर्ड टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। इन एजिटेटर्स की जरूरत क्यों होती है? इट इज नेसेसरी फॉर बल्क फ्लूइड एंड गैस फेज मिक्सिंग। जो भी कल्चर मीडिया है या कल्चर लिक्विड है उसको और ऑक्सीजन को प्रॉपरली मिक्स करने के लिए इसकी जरूरत होती है। देन इट इज नीडेड फॉर ऑक्सीजन डिस्पर्सन, ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए भी जरूरत होती है, हीट ट्रांसफर के लिए भी, क्योंकि ये इस प्रोसेस में, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हीट भी जनरेट होता है, तो हीट का भी, जो जनरेटेड हीट है उसका भी प्रॉपरली सभी तरफ इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसके लिए एजिटेटर की जरूरत पड़ती है। देन सस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। अगर प्रॉपरली एजिटेट नहीं करेंगे तो उस फर्मेंटेशन मीडिया में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो एक जगह एग्रीगेट हो सकते हैं, तो उनका प्रॉपर सस्पेंशन बना रहे उसके लिए भी एजिटेटर की जरूरत होती है। देन एजिटेटर इज नीडेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट थ्रू आउट द वेसल। जो फर्मेंटेशन वेसल है उसके अंदर में यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट बना रहे उसके लिए एजिटेटर की जरूरत होती है। In a fermentation process, various types of agitators are used. Few are disc turbines, vent disc and marine propellers. तो देखिए ये है एजिटेटर डिस्क टरबाइन। यहाँ देखिए इस डिस्क टरबाइन में ऊपर में यहाँ पर ऐसा शाफ्ट लगा हुआ होता है और इस शाफ्ट के ऊपर में ये डिस्क टरबाइन रोटेट होता है और प्रॉपर एजिटेशन प्रोवाइड करता है। ये अलग अलग टाइप्स हैं। यहाँ पर ब्लेड्स देखिए ऊपर तक ऐसे इस फॉर्म में लगे हुए हैं। ये है वेंट डिस्क। यहाँ पर एक डिस्क बना हुआ है और उसके डिस्क के नीचे में यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स लगे हुए हैं। दिस इज वेंट डिस्क। दिस आर टाइप्स ऑफ इम्पेलर्स। यहाँ पर से शाफ्ट अटैच होता है और वो शाफ्ट जो है वो मोटर से कनेक्टेड होता है। पिछले फिगर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। देन मराइन प्रोपेलर, ये एक मराइन प्रोपेलर का फिगर है। तो इन सारे टाइप्स के जो इम्पेलर्स होते हैं वो यूज होते हैं, या एजिटेटर्स जो हैं वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। नाउ कमिंग टू एरेशन सिस्टम, वो अभी हमने देख लिया एजिटेशन सिस्टम, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं एरेशन सिस्टम। एरेशन सिस्टम के लिए होता है स्पार्जर। Spargers are the device used to introduce air into the fermenter broth, and spargers are of following basic three types. जो स्पार्जर्स होते हैं वो ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो फर्मेंटेशन ब्रॉथ में एयर को इंट्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीन तरीके के स्पार्जर्स बताए हुए हैं, पोरस स्पार्जर, ऑरिफिस स्पार्जर और नोजल स्पार्जर्स। जो पोरस स्पार्जर्स होते हैं वो इस तरीके से दिखते हैं। नीचे से इस डायरेक्शन से यहाँ पर से एयर पास किया जाता है और इन स्पार्जर्स के थ्रू ऊपर एयर जाता है फर्मेंटेशन मीडिया में। ये ऑरिफिस स्पार्जर है।
इन यहाँ पर एयर पास किया जाता है और इन नोजल्स के थ्रू, यहाँ पे देख रहे हैं छोटे छोटे नोजल्स बने हुए, इन नोजल्स के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो फर्मेंटेशन मीडिया तक पहुंचता है। ये है सिंगल ऑरिफिस नोजल। यहाँ पर खाली एक ही ऑरिफिस है, यहाँ पर से एयर पास करते हैं और ये एयर पास इधर से होकर के ऊपर जाता है और यहाँ पर फर्मेंटेशन मीडिया होता है। उस फर्मेंटेशन मीडिया में ये जाकर के ऑक्सीजन को सप्लाई करता है या एयर को सप्लाई करता है। ये बेफल्स पहले मैंने बताया। The baffles are metal strips normally incorporated into fermenters of all sizes to prevent vortex formation and to improve aeration efficiency. अगर vortex formation नहीं होगा तभी proper aeration हो सकता है, इसीलिए यह लिखा हुआ है it is used to improve aeration efficiency. They are normally used in fermenters having agitators. वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया। The baffles may be installed in such a way that a gap exists between the baffles and the fermenter wall. Baffles को कुछ इस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है किसी फर्मेंटेशन प्रोसेस में कि baffles और फर्मेंटेशन वॉल के बीच में गैप होता है ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस को मिनिमाइज किया जा सके। Then we come to controlling device for environmental factors. और फर्मेंटेशन जो मीडिया है उस फर्मेंटेशन मीडिया या फर्मेंटेशन वेसल का कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो उसके लिए कुछ कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट आर फ्रीक्वेंटली कंट्रोल्ड इंक्लूड्स टेम्परेचर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, पीएच, सेल मास, लेवल ऑफ की न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं जिनको कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, उसको मैं डिस्कस करूंगी आगे के सेक्शन में। टेम्परेचर रेगुलेशन। द फर्मेंटेशन मस्ट हैव एडिक्वेट प्रोविजन फॉर टेम्परेचर कंट्रोल। किसी भी फर्मेंटेशन प्रोसेस में टेम्परेचर रेगुलेट करना या टेम्परेचर कंट्रोल करने का प्रोविजन होना बहुत ही जरूरी है। Both microbial activity and agitation will generate heat. If this heat generates a temperature that is optimum for the fermentation process, then heat removal or addition may not be required. मतलब कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं वो अपने माइक्रोबियल एक्टिविटी के समय पर बहुत सारा हीट जनरेट कर सकते हैं, या फर्मेंटेशन मीडिया को जब हम इम्पेलर से एजिटेट करते हैं तो उस समय पर भी हीट जनरेट होता है। अगर जो हीट जनरेट हो रहा है वो हमारे ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा है या रिक्वायर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा है तो उस समय पर हमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये टेम्परेचर कंट्रोल कहाँ से हम करते हैं? कूलिंग जैकेट से करते हैं। लेकिन अगर उस फर्मेंटेशन मीडिया में या फर्मेंटेशन प्रोसेस में टेम्परेचर उतना ज़्यादा राइज नहीं हो रहा है एंड द टेम्परेचर इज ऑप्टिमम फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस, देन नो नीड टू गो फॉर टेम्परेचर रिमूवल। देन फोम कंट्रोल। जब भी माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होता है तो उस समय पर फोम भी प्रोड्यूस होता है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अगर घर में पुराना बासी खाना रख दिया गया तो वो कुछ टाइम के बाद जब वो पुराना हो जाता है या फर्मेंटेशन होता है तो आप देखते होंगे उसमें बबल्स निकलते हैं, फोम निकलता है। तो वैसे ही इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी होता है। लेकिन अगर बहुत फोम निकल रहा है ना, किसी फर्मेंटेशन प्रोसेस में, तो वो फिर से हमारे जो मिक्सिंग प्रोसेस को या ऑक्सीजन की प्रॉपर मिक्सिंग को इंटरफेयर करेगा, इसीलिए फोम को कंट्रोल करना भी जरूरी है। और ये फोम कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? फोम में ऑकर आइदर ड्यू टू मीडियम कंपोनेंट, मीडिया में जो प्रोटीन प्रेजेंट है या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फर्दर जो कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं उनसे ये फोम जनरेट हो सकता है। तो इन फोम को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एंटी फोमिंग एजेंट्स आर यूज्ड। एंटी फोमिंग एजेंट्स जैसे कि कुछ वेजिटेबल ऑयल्स भी फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज करते हैं ताकि फोम को कंट्रोल किया जा सके। देन पीएच कंट्रोल।
The liberation and accumulation of ammonia from the metabolism of amino compounds will cause the pH to slowly rise. The pH is carefully monitored and controlled in this range by the addition of sulfonic acid. फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो अमीनो कंपाउंड के मेटाबॉलिज्म से अमोनिया प्रेजेंट होता है, अमोनिया एक्यूमुलेट होता है, उसके कारण से पीएच स्लोली राइज हो सकता है और उसको कंट्रोल करने के लिए सल्फोनिक एसिड का यूज करते हैं. पहले ही मैंने बता दिया है पीएच कंट्रोल का आपको, इसलिए भी डिटेल नॉट गोइंग इन डिटेल नाउ. डिजाइन ऑफ फर्मेंटेशन मीडिया. अब ये फर्मेंटेशन मीडिया को कैसे डिजाइन करना चाहिए ताकि हमारा जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो बहुत इफेक्टिव हो सके. In a fermentation process, the choice of most optimum microorganism and fermentation media is very important in order to achieve high yield product. अगर fermentation process को properly design नहीं करेंगे, fermentation media को या optimum microorganism को अच्छे से हम select नहीं करेंगे, तो हमारा जो product yield है वो बहुत कम मिलेगा. इसीलिए फर्मेंटेशन मीडिया को डिजाइन करना बहुत जरूरी है. फर्मेंटेशन मीडिया consists of two components, one major and one minor. Major component include carbon and nitrogen source. Minor component include inorganic salts, vitamins, growth factor, antifoaming agents, buffers, dissolved oxygen and other dissolved gases, growth inhibitors and enzymes. Nutrition required for fermentation media also depends upon the type of fermentation organism as well as the type of fermentation process to be used. कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म हम फर्मेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फर्मेंटेशन मीडिया को डिजाइन करना होता है. मतलब उस फर्मेंटेशन मीडिया में कौन कौन से न्यूट्रिएंट होने चाहिए वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑर्गेनिज्म माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं. Poor choice of fermentation media might result in poor yield of products. Then coming to types of fermenter. I've just named the type of fermenter, not going in detail. If you wish, I can give a dedicated lecture on this types of fermenter. But types of fermenter is not specifically given in your syllabus, therefore I'm not going in detail. These are the types of fermenter: airlift fermenter, continuous stirred tank bioreactors, bubble column fermenter, fluidized bed bioreactor, and packed bed bioreactors. This is all about the fermentation technology. Thank you.